Hello dear students, today we are going to start new chapter of physical chemistry, a very important chapter as far as various exams are concerned, especially JEE Advanced. Okay, JEE Advanced के फिजिकल केमिस्ट्री के तीन फेवरेट चैप्टर हैं, थर्मो, इलेक्ट्रो एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये तीन चैप्टर को कंबाइंड करके JEE एडवांस्ड में इंटीजर बनाए जाते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में भी ये वाला पोर्शन डील होता है, लेकिन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में वेरिएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इस एक्चुअली केमिस्ट्री में दो पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है और एक थर्मो केमिस्ट्री, वो सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, थर्मो का, है। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे एंड देन लेटर ऑन विल डील विद द थर्मो केमिस्ट्री। चलिए इसको शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें अगर आप इसको स्प्लिट करो तो थर्मो, दो पार्ट दिख रहा होगा आपको। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मीन्स फ्लो, डायनेमिक्स पढ़ते हैं ना आप, तो फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत फ्लैट अगर डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स की देनी हो तो द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये तो हो गई बात कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मीनिंग है फ्लो ऑफ हीट। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स लिटरली मीन्स फ्लो ऑफ हीट। ये पॉइंट नोट करते जाएंगे आप लोग। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स लिटरली मीन्स फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना। चलिए फिर हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दिस थर्मोडायनेमिक्स विल डील विथ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, interconversion of one form of energy to other. Basically, we are going to learn about energy, heat and energy, एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है ना। तो it will deal with the various forms of energy, interconversion of one form of energy to the other. इतना है, ठीक है। देखिए, it deals with various forms of energies and interconversion of one form of energy to other. Okay. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में, वो ध्यान से देखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल या सिस्टम पे वर्क नहीं करता है कि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल लेके थर्मोडायनेमिक्स, नाम में ही बेटा डायनेमिक्स यानी फ्लो, तो फ्लो के लिए एक पार्टिकल पे फ्लो कैसे होगा, ठीक है कि नहीं, रिसीवर भी तो चाहिए। तो फ्लो के लिए हमें पार्टिकल या एक नहीं रखना पड़ेगा, मैटर मस्ट बी इन बल्क, तब जाके थर्मोडायनेमिकल स्टडी हो सकती है। तो देखिए, it does not deal with, thermodynamics does not deal with individual atom or molecule, first of all, for thermodynamic study the matter must be present in bulk। तो मैटर जो है वो बल्क में होना चाहिए, मैटर मस्ट बी प्रेजेंट इन बल्क, ऑलवेज रिमेंबर, तभी तो फ्लो ऑफ हीट की स्टडी हो पाएगी, ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट, अच्छा ध्यान दें, इस टॉपिक को पढ़ के हमें बेनिफिट क्या होंगे, क्या हम सीख जाएंगे इसको पढ़ के। जैसे मैंने बताया वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनका इंटर रिलेशन, इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो सब बातें हम इसमें सीखने वाले हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये जो टॉपिक है, इसमें जो थर्मोडायनेमिकल टर्म्स आएंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी के साइन से हमें ये पता चल जाता है कि अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन प्रोसेस होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या है। और कोई भी स्टडी तब चालू होती है जब ये तो पता चल जाए कि प्रोसेस होगी भी या नहीं। जैसे हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन की स्पीड क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड पे असर डालते हैं, ठीक है ना, मैकेनिज्म क्या है। लेकिन ये सारी बातें तब आती हैं पहले रिएक्शन तो हो या प्रोसेस तो हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस टॉपिक से आपको सिर्फ एक बात पता चलने वाली है, और वो ये है कि अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन प्रोसेस होगी या नहीं होगी। एक बार प्रोसेस होगी या नहीं होगी ये पता चल गया, फिर काम शुरू हो जाता है काइनेटिक्स का, कि हो रही है तो स्पीड क्या है, कौन से फैक्टर है जो इसकी स्पीड को अफेक्ट करेंगे, है ना, हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, रेट, ये सब का थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, इट डील्स विद द मैटर इन बल्क, है ना, इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लिखिए, इट प्रोवाइड्स या इट एक्सप्लेन्स द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, है ना, इट एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, लिख लीजिए,
It provides feasibility of the process under given set of condition. It helps to understand feasibility of the process under the given set of condition. मतलब इसकी स्टडी के बाद हमें ये पता चल जाता है कि प्रोसेस अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन होने वाली है नहीं होने वाली है, ठीक है। ये इसका ये कह सकते हैं एडवांटेज है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग थर्मोडायनेमिक्स? तो एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अब आप कह लीजिए डिसएडवांटेज कह लीजिए वो ये है कि प्रोसेस हो रही है, इट्स ओके, ये ग्रीन सिग्नल देता है। प्रोसेस किस स्पीड से हो रही है? सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। जो प्रोसेस हो रही है उसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड को अफेक्ट डाल रहे हैं, वो सब काइनेटिक स्टडी कहलाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इट डज नॉट डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये आपको प्रोसेस हो रही है डन, किस स्पीड से हो रही है नहीं मालूम। इट डज नॉट डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक हॉट आयरन रॉड है तो ये स्पॉन्टेनियसली कूल हो जाएगी, रूम टेम्परेचर तक हीट लॉस करती रहेगी, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब प्रोसेस फिजिबल है, बट किस स्पीड से कूल होगी और कौन से फैक्टर्स हैं या मैकेनिज्म क्या है, इसका पता थर्मोडायनेमिक्स में नहीं चलता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? लिटरली इट इज फ्लो ऑफ हीट। It deals with various forms of energy and interconversion of one form of energy to the other, ठीक है ना। It does not deal with the matter, individual particle or atom, है ना। It deals with the matter in bulk, हमेशा बल्क में मैटर रहेगा तो ही थर्मोडायनेमिकल स्टडी की जा सकती हैं। It helps us to predict the feasibility of the process. However, it does not provide any information about the speed, I mean the rate of the reaction, the factors affecting the rate, द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। कोई चेंज होगा या नहीं होगा ये बता देगा, कैसे होगा वी डोंट नो, वी डोंट बॉदर। इवन केमिकल काइनेटिक्स को बोल दिया जाता है भाई तुम देख लो, ठीक है। तो थर्मो का काम है कि ये बताना ये होगा, इसके बाद आगे की स्टडी यहाँ से नहीं की जा सकती है। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स में, उसे समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो थर्मो में आपको बार बार कुछ टर्म्स सुनने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आता है सिस्टम। सबसे पहले क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको आप थर्मोडायनेमिकल स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हो। पूरी यूनिवर्स पे तो हम कर नहीं रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक हॉट ग्लास वाटर है, हॉट वाटर एक ग्लास के अंदर, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है अपनी थर्मोडायनेमिकल स्टडी के लिए। तो पूरे यूनिवर्स में वो पार्ट मेरे लिए सिस्टम हो गया। और जो ग्लास की बाउंड्री दिख रही है, वॉल दिख रही है, वो बाउंड्री होती है। और बहुत अगर रफली बोला जाए तो रिमेनिंग पोर्शन को हम कह देते हैं कि ये सराउंडिंग है। बट टेक्निकली स्पीकिंग सराउंडिंग पूरा यूनिवर्स नहीं होता। जैसे मुझे इस पर थर्मोडायनेमिकल स्टडी करनी है तो ये सिस्टम है, इसके आसपास या तो विजिबल बाउंड्री दिख रही हो, नहीं तो हम एक इमेजनरी बाउंड्री कंसीडर करते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक देयर इज ऑलवेज अ पार्टीशन दैट कैन बी आइदर इमेजनरी और रियल भी हो सकता है या इमेजनरी भी हो सकता है, ठीक है। वहीं से फिर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। गॉट इट? तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग प्रैक्टिकली कहना गलत है, क्योंकि एक्चुअली सराउंडिंग क्या है, इस सिस्टम के लिए सराउंडिंग क्या है। जैसे 1 ग्लास वाटर, हॉट वाटर है मेरे पास, तो उसके लिए सराउंडिंग क्या है कि जब ये पानी ठंडा होगा तो पूरे यूनिवर्स पे थोड़ी असर डाल रहा है यार। पूरे यूनिवर्स पे उसका क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आएगा कि अर्थ पे, इंडिया में 1 ग्लास वाटर आपका ठंडा हो गया और मून पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, या छोड़ो मून पे बहुत दूर चले गए, यहाँ औरंगाबाद में ठंडा हो रहा है सपोज, या किसी पर्टिकुलर सिटी में मान लीजिए कि ठंडा हो रहा है और दूसरी सिटी में बारिश होगी 1 गिलास पानी ठंडा होने की वजह से, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सराउंडिंग क्या है, प्रैक्टिकली सराउंडिंग क्या है कि ये जब सिस्टम हीट लॉस करेगा या हीट गेन करेगा तो यूनिवर्स का कितना पार्ट
इस प्रोसेस में होने वाले चेंज से डायरेक्टली अफेक्टेड सिर्फ उतने पोर्शन को ही हम प्रैक्टिकली यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में लिखिए द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिकल स्टडी, which is selected for thermodynamical study is called system. The portion of the universe which is selected for thermodynamical study is called system. ठीक है, फिर नंबर 2 सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? The portion of the universe which is directly affected, सराउंडिंग में लिखिए the portion of the universe which is directly affected by the change in system, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज इन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो पूरा यूनिवर्स को सराउंडिंग नहीं कहना चाहिए, प्रैक्टिकली इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, नोट लिखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय एन इमेजिनरी और रियल वॉल कॉल्ड बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय एन इमेजिनरी और रियल वॉल कॉल्ड बाउंड्री, उसको बाउंड्री कहते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आप देखेंगे मेनली सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू, जैसे ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सके, मतलब मास भी एक्सचेंज हो सके और एनर्जी भी। जैसे 1 ग्लास हॉट वाटर लीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए, कवर मत कीजिए, तो क्या होगा? देखेंगे वाटर वेपर भी सराउंडिंग में जाएगा और पानी ठंडा भी हो जाएगा। तो ठंडा हो गया मतलब हीट लॉस किया उसने, और वाटर वेपर भी जा रहे हैं सराउंडिंग में, तो मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? देखिए एक्सचेंज, इट कैन एक्सचेंज या इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ओपन सिस्टम के एग्जांपल देखो, ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऑल लिविंग बीइंग, ओके। उसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे एक चौक का पीस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसमें हमने HCl डाल दी, ठीक है ना। एक हमारे पास चौक का पीस है, ये चौक का पीस है या मार्बल है, उसपे मैंने HCl, ये CaCO3 मान लीजिए, CaCO3, और इस पे मैंने HCl डाल दिया। तो रिएक्शन क्या होगी? CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा? CO2 निकलेगी। तो जो CO2 निकलेगी वो सराउंडिंग में एस्केप कर जाएगी। गैस है, ओपन सिस्टम लिया हुआ है आपने, ठीक है ना, ये ओपन सिस्टम लिया हुआ है। तो क्या होगा? गैस, मैटर जा रहा है और जो हीट डेवलप होगी वो भी सिस्टम से बाहर जाएगी। तो अगर ओपन कंटेनर में कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराई जाए जिसमें कोई गैस बन रही हो, प्रोडक्ट जिसमें गैसियस हो, तो गैस भी एस्केप करेगी और हीट भी लॉस होगा। तो अगर सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी, मतलब हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी एंड मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है, तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है बच्चों। फिर देखिए क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होगा? सेम रिएक्शन को कवर्ड कंटेनर में कराइए, बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर में कराइए। जैसे जब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं तब जो सिस्टम लेते हैं वो, तो अगर इसको क्लोज कर दोगे कंटेनर को तो ठीक है। अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट डेवलप हुई, सिंस कंटेनर की वॉल जो है कंडक्टिंग है, तो हीट एक्सचेंज तो कर लेगा, हीट तो एक्सचेंज करेगा, लेकिन कंटेनर क्लोज है इसलिए CO2 एस्केप नहीं होगी। तो इट विल एक्सचेंज ओनली मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, इट विल एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग बट नॉट मैटर। तो लिखिए the system that can exchange only energy but not matter with its surrounding only energy but not matter with its surrounding is called closed system। जैसे यही रिएक्शन है, CaCO3 है ना प्लस HCl twice HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। अब अगर ये है ना, ये मान लीजिए कंटेनर क्लोज्ड है, ये जो कंटेनर है ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, मान लो ये कंटेनर हमने क्लोज्ड लिया हुआ है, मैटर इज नॉट अलाउड, तो कोई भी मैटर यहाँ से एस्केप नहीं करेगा। और अगर मैटर एस्केप नहीं करेगा लेकिन एनर्जी अलाउड है, अगर ये सपोज एक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो क्या करेगा? जो हीट डेवलप होगी वो सराउंडिंग में चली जाएगी,
और अगर एंडोथर्मिक है तो सराउंडिंग से हीट अंदर आएगी, राइट। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो लिख लो, इट कैन नॉट एक्सचेंज, इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ना तो ये एनर्जी को एक्सचेंज करता है ना ही मैटर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है इट विल बी रिगार्डेड एज आइसोलेटेड, क्योंकि यूनिवर्स बोलते ही आपने सराउंडिंग ही खत्म कर दिया, है ना। तो पूरा एंटायर यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और या फिर नॉट 100% बट जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, काफी टाइम तक जैसे पानी या कोई भी लिक्विड गर्म या ठंडा रहता है थर्मस के अंदर, तो वो वॉल इंसुलेटेड बोला जाता है। प्रैक्टिकली 100% इंसुलेटेड वॉल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक पानी गर्म या ठंडा बना रहता है या कोई भी लिक्विड, तो वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, माना जा सकता है, बट नॉट 100%, ठीक है। तो पूरा सील्ड पैक है तो मैटर का एक्सचेंज तो होगा नहीं, और एनर्जी का एक्सचेंज भी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड नहीं हो रहा है, तो उसे भी हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, नोट लिखें, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो अगर किसी सिस्टम में थ्रू आउट द प्रोसेस होमोजीनिसिटी बनी हुई है, मतलब थ्रू आउट एक ही फेज है, तो उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और अगर फेज सेम नहीं है, फेज चेंज हो रहा है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो नोट में लिखिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। इफ थ्रू आउट द प्रोसेस the system has same phase, it is called homogeneous system, and if the system have different phase, it is called heterogeneous system। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स में जो हम सीख रहे हैं। तो ये अभी हमने सीख लिया बेटा सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स होते हैं उस पर बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कई छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन हाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है, ठीक है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पुट द हेडिंग एक्सटेंसिव, ऐसे लिख लीजिए थर्मोडायनेमिकल, या चलिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, extensive and intensive properties, ब्रैकेट में thermodynamical properties, function, process सब पढ़ेंगे हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है thermodynamical properties, ठीक है। तो thermodynamical properties में आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। एक्सटेंसिव, और इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। एक्सटेंसिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सटेंसिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज ये क्या होती हैं, वैसे इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे इंटेंसिव के आईएन की हेल्प ले लीजिए। ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर से इंडिपेंडेंट हो, कितना भी मैटर लो लेकिन वैल्यू, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, क्या ये अमाउंट डिपेंडेंट है? क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड करता है? जी नहीं। उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और वो 100 ही रहता है ना, अमाउंट कुछ भी नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कितना मैटर लिया है उस पर डिपेंड ना करें वो इंटेंसिव है, और डिपेंड करें तो एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो लिखिए दोज प्रॉपर्टीज whose value depend on the amount of matter contained in the system, are called extensive properties। एडिटिव इसलिए कह रहे हैं ना, are called extensive properties। फॉर एग्जाम्पल देखिए मास अमाउंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? जितना ज्यादा लोगे मास उतना ज्यादा होगा, है ना। मास वॉल्यूम, ठीक है। मास वॉल्यूम, आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आएगा। मोल क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो
आपने देखा कि मॉलिकुलर वेट तो कांस्टेंट है लेकिन वेट वेरिएबल है, नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी, मास तो मास डिपेंडेंट होता है ना, तो एनर्जी या आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की टर्म आती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल एनर्जी। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू। डेल्टा भी बताऊंगा क्यों लगाते हैं, चेंज है इंटरनल एनर्जी। फिर आता है एंथैल्पी, ये सब एनर्जी ही है बेटा। एंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी ये होता है डेल्टा एस। देन फ्री एनर्जी, दिस ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फ्री एनर्जी, थर्मो में आपको यही पढ़ने हैं टर्म्स, है ना। फ्री एनर्जी, तो जहां भी एनर्जी आ गई समझ जाइए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा रेजिस्टेंस, है ना। अब पेपर में कोई नई प्रॉपर्टी देती है तो आपको सोचना पड़ेगा, यू शुड एटलीस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टर्म। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है तो आपको पता है कि ये डिपेंड करेगा अमाउंट पे, है ना, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ये सभी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? एक्सटेंसिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नोट लिख लीजिए, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर। मैटर डिपेंडेंट है तो साइज पे डिपेंड करेगी ना, एक पर्टिकुलर साइज में उतना ही मैटर आ सकता है। तो दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मैटर ऑफ द कंटेनर, ठीक। इसके बाद लिखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये क्या होती हैं? अब इसके नाम से ही आंसर पकड़ लिया करो। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट हो, इंटेंसिव, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो देखिए दोज प्रॉपर्टीज whose values या those properties whose value is independent of amount of matter contained in the system, independent of amount of matter contained in the system are called intensive properties. Simple, short. Matter dependent properties are called extensive, matter independent properties are called intensive. Khatam. Also they are independent upon, या they are independent of the size of the container. क्या फर्क पड़ता है? साइज, शेप, कैसे कंटेनर में लेके वाटर को बॉईल कर रहे हो, उससे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का क्या लेना देना है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में सबसे पहले डेंसिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है कि नहीं। अब मजे की बात यह है कि दोनों मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव हैं लेकिन उनका रेशियो इंटेंसिव है ना। डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है? ग्राम पर सीसी। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी आप अमाउंट रिजर्व कर दोगे, अमाउंट रिजर्व कर दोगे तो इंटेंसिव हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट डिपेंडेंट छोड़ा कहाँ आपने। जैसे जब भी आप पर ग्राम पर मोल पे डिफाइन करने लगोगे किसी प्रॉपर्टी को, जैसे ये वॉल्यूम पर मोल, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है। मोलर वॉल्यूम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम, अमाउंट कहाँ छोड़ा आपने, एक मोल का वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा ना। तो एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइंड पर ग्राम पर मोल और any of the amount that you have reserved, then the extensive properties can be converted to intensive property, ठीक है। जैसे एंट्रोपी है तो मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव हो जाएगी क्योंकि एंट्रोपी ऑफ वन मोल, ठीक। एंथैल्पी एक्सटेंसिव, मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव। फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, मोलर फ्री एनर्जी इंटेंसिव। गॉट इट? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी क्या बेटा? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ग्राम पर सीसी, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है भाई, यूनिट वॉल्यूम का मास तो कांस्टेंट ही आएगा ना, वो अमाउंट पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए डेंसिटी हो गया। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, ये ना तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ना कंटेनर के साइज पे, ना शेप पे, तो मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसके अलावा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये भी इंडिपेंडेंट होता है। वेपर प्रेशर, राइट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जानते हो? देखो कभी भी स्पेसिफिक टर्म लग गया तो इसका मतलब पर ग्राम,
तो स्पेसिफिक हीट का मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट, ठीक है, या ध्यान रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है, वो भी यहाँ पे लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है जानते हो? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट कुछ भी, तो अमाउंट जितना ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा हीट लगेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, रेडी। लेकिन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी, तो ग्राम अमाउंट फिक्स हुआ। अमाउंट फिक्स होते ही प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आपको मालूम है नेचर डिपेंडेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है कितना अमाउंट लिया हुआ है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है ना, ठीक है, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब क्या है? इंटेंसिव है। ऐसे ही मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, जैसे इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, कंसंट्रेशन पे अभी आते हैं, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम, इसके अलावा जैसे मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, है, मोलर फ्री एनर्जी, कोई भी ले लीजिए, मोलर फ्री एनर्जी, मोलर फ्री एनर्जी, राइट, लिखते जाइए फटाफट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे ही अमाउंट से इंडिपेंडेंट होगी कोई प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा उसमें? अमाउंट इंडिपेंडेंट होते ही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट लिख लीजिए, डाइपोल मोमेंट भी डिपेंड नहीं करता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट। कंसंट्रेशन भी लिख लो, चलो कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये भी डिफाइन होता है ना, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ठीक है ना। इसके अलावा गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, पीएच, पीएच भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बाद ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, ठीक है। देन और लिख लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एक्सेट्रा, ओके, एक्सेट्रा। स्पेसिफिक हीट लिख लिया आप लोगों ने, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, ओके। मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये सब जो है एक्सटेंसिव है, और ये इधर आपने देख ली इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। अब एक नोट पॉइंट लिखेंगे सभी लोग। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइंड पर मोल, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइंड पर मोल विल बी इंटेंसिव। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल डिवाइडेड बाय मोल विल बी इंटेंसिव। मोल ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, कुछ भी, बट पर मोल पे अगर डिफाइन कर दिया जाए तो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, फॉर एग्जांपल फ्री एनर्जी पर मोल, फ्री एनर्जी पर मोल, तो फ्री एनर्जी एज सच इज एक्सटेंसिव, बट पर मोल इज इंटेंसिव। इंटेंसिव कहने का मतलब कि इफ x is an extensive property, if x is an extensive property, then x by n will be intensive property. ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, will be intensive property. Got it? If x is an extensive property, then x upon n will be intensive property. ठीक है बेटा, राइट। एक और तरीका होता है, हालांकि आप सिर्फ बेसिक मीनिंग, अगर डेफिनेशंस पता हो टर्म की, तो आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचान लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ
अमाउंट मतलब मास है, यहाँ पे कुछ W ग्राम कोई अमाउंट रखा हुआ है। अब इसको अगर मैंने यहाँ पे पार्टीशन किया 50-50% में डिवाइड कर दिया तो क्या लगता है आपको? पहले मास टोटल मास m था, अब ये m/2 और m/2 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर पहले इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T था, इनिशियल टेम्परेचर पहले T था, तो क्या ये डिवाइड करने के बाद T/2 हो जाएगा? क्या डिवाइड करने के बाद T/2 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, और डिवाइड करने के बाद भी T ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये जो होता है, ध्यान रखिए, ये आपका मतलब एक जस्ट मेथड है। वैसे अगर जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, थोड़ी ना 50-50 हो जाएगा। जस्ट एक अंडरस्टैंड करने का तरीका है कि अगर डिवाइड हो जाए, है ना, इट्स जस्ट एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टर्मिनोलॉजी पे जाएं, है ना। जैसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है हाफ mv² मास है, मास डिपेंडेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम पर मोल, तो गया ना, पर ग्राम पे बोल दिया आपने तो आपने अमाउंट रिजर्व कर दिया, तो वो इंटेंसिव हो जाएगा बस। तो कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक तब बनानी चाहिए जब ये समझ में ना आए कंसेप्ट। समझ में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? बॉइलिंग पॉइंट ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए 10 लीटर पानी बॉयल कर रहे थे तो 100 डिग्री पे हो रहा है, तो अब नहीं साहब हम 5 लीटर बॉयल करेंगे तो 50 पे ही हो जाए, ऐसा थोड़ी हो जाए। बात समझ में आ रही? तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। तो ये थे बेटा थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब लिखिए थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट जो बात हम सीखने वाले हैं वो है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करे, और इस बात पे डिपेंड ना करे कि उस स्टेट को कैसे अचीव किया गया है, तो वो कहलाता है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। समझ लो। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज मुझे एक रॉड है, आयरन रॉड है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 25 डिग्री पे है, वो 50 डिग्री पे ले जाना है। तो मेरा गोल क्या है कि मुझे इसका टेम्परेचर 50 डिग्री पे पहुंचाना है। अब किस तरीके से पहुंचाया जाए मुझे मतलब नहीं है, मुझे इनिशियल टेम्परेचर 25, फाइनल 50 चाहिए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, तो हम उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लीटर वाटर है और आपको टोटल 10 लीटर चाहिए, तो अब आप उसमें 8 लीटर वाटर किसी भी मीन से बढ़ा सकते हो, टैप वाटर मिक्स कर दीजिए, बाय एनी मीन यू कैन हैव द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, प्रेशर हुआ, किसी गैस का प्रेशर मान लीजिए 2 atm है, आपको 10 atm करना है, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट। तो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसे हो रहे हैं चेंज। तो जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे डिपेंड ना करें, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। और जो पाथ पे डिपेंड करती है उन्हें पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है। तो लिखिए दोज प्रॉपर्टीज whose value depend only upon initial and final state of the system, and not upon the intermediate stages are called state function or state variables. For example, temperature, pressure, volume, internal energy U, उसके बाद एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, फ्री एनर्जी G, एक्सेट्रा। एक चीज ध्यान रखिएगा, चेंज इन एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट बी स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो डिफाइंड वैल्यू हो गई, डेल्टा यू एक फिक्स वैल्यू हो गई। तो चेंज इन ये जो स्टेट फंक्शंस हैं वो
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, लेकिन अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया कि वो वैल्यू चेंज कितना आ रहा है तो वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट बी स्टेट फंक्शन। कहने का मतलब कि h स्टेट फंक्शन है, h स्टेट फंक्शन है, लेकिन डेल्टा h स्टेट फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू है। इसकी इन जो स्टेट फंक्शंस होती हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाला भी नहीं जा सकता। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंट्रोपी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, जब तक आप बात करोगे तब तक टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस रनिंग है या सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, व्हाटएवर में भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जो वैल्यू डिफाइंड हो जाए, उसकी वैल्यू डिटरमिन्ड हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जैसे मान लो कि हम एक प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से लेके 1 से लेके 2 तक, है ना, तो वो प्रॉपर्टीज जो केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हों, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे डिपेंड ना करें, उन्हें हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे t इज स्टेट फंक्शन बट डेल्टा t इज नॉट रिगार्डेड एज स्टेट फंक्शन, और ऑल्सो रिमेंबर दैट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दीज स्टेट फंक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए तो नहीं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेट फंक्शन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, चेंज हो रहा है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिकली हमें सिग्निफिकेंट भी नहीं है, इसलिए आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे सभी प्रॉपर्टीज के आगे डेल्टा लगा हुआ, मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड एंड इवन इट इज नॉट प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये है बेटा स्टेट फंक्शन। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब स्टेट फंक्शन है, लेकिन इनका चेंज स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन हो चुका है। अगर आपको पता हो कि मान लीजिए एक प्रोसेस की एंथैल्पी, जैसे स्मॉल एंथैल्पी चेंज DH है, तो डिफाइंड हो गया ना, और इसी DH को आप इंटीग्रेट कर दोगे इनिशियल से फाइनल स्टेट पे, तो डेल्टा H आ जाएगा, तो डिफाइंड हो गया। ये तो वैल्यू आपने प्रेडिक्ट कर ली। ठीक है ना, ये तो डेल्टा H थोड़ी डिपेंड कर रहा है, डेल्टा H तो जो वैल्यू थी वो आ गई, फाइनल में से इनिशियल कर दिया हमने, राइट। तो दीज आर द स्टेट फंक्शंस बट देयर चेंज आर नॉट स्टेट फंक्शन। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल पढ़ लिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है प्रोसेस से, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ग्राफ पे क्वेश्चन, या यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में डाइवर्ट होने का जगह रहती है, बट वहाँ फिजिक्स में तो आपसे पूछने ही वाला है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे। ठीक है भाई, और प्रोसेस को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम थर्मो की सारी टर्म्स को समझ चुके होंगे, फ्री एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, तब ग्राफ पे जो स्टडी होती है ना वो फैबुलस, मतलब मजा आ जाएगा आपको कि भाई सारी प्रॉपर्टीज को हम ग्राफ पे देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या। प्रोसेस का मतलब होता है एक ऑपरेशन जिससे कि स्टेट चेंज होती हो, है ना, सिस्टम की स्टेट चेंज होती हो। प्रोसेस एक ऑपरेशन, एक थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशन बाय विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे। इंटरेस्टिंग होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे। वैसे प्रोसेस और समझ में आता है जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं इक्वेशन यहाँ यूज करूंगा, आगे चल के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, उन इक्वेशन को यूज करके भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, लिख लीजिए, टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, मतलब पूरे ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो देखिए द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर is kept constant या temperature remains constant
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। फिर जो टेम्परेचर है वो स्टेट फंक्शन है, बट डेल्टा टी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। डेल्टा टी तो डिफाइन हो गया आपका, ठीक है भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब सुनिएगा, मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं एज पर, इसको हम आगे चल के प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको शॉर्ट में लिखेंगे FLOT, फ्लॉट। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। ये प्रोसेस जो है ना बेटा, ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इनके वर्क के डेरिवेशंस पे बात करेंगे, वर्क के फॉर्मूले डेराइव करेंगे, ठीक है ना, और मीनिंग समझेंगे इनका, तब और भी डीप अंडरस्टैंडिंग आती है और सभी टर्मिनोलॉजी आपको एक बार क्लियर हो जाता है, ठीक है। पहले तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मीनिंग बताता हूं। मान लो पहले तो ये डेल्टा यू समझो। डेल्टा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। यहां डेल्टा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, हीट और डब्ल्यू। सुनिएगा, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास, उसकी टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिंस वो स्टेट फंक्शन है इसलिए हमने डेल्टा यू लगा के रखा, क्योंकि हम केवल उसका चेंज ही निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कोई सिस्टम है, उसकी जो टोटल एनर्जी, सभी एनर्जी का सम, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, बॉन्ड एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, आई मीन सारी जो ये काइनेटिक एनर्जी के ही पार्ट है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इन सभी एनर्जी का जो सम होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब नेट एनर्जी है सिस्टम की, मान लो उस सिस्टम में आपने Q हीट दिया, Q हीट दिया, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। वो हीट जाके, हीट भी तो क्या एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है, वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगी। तो कैन, ये लॉ क्या कहता है कि द नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी, इफ Q हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, दिस विल इंक्रीज, एंड इफ W वर्क इज ऑल्सो डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव का मतलब होता है ऑन द सिस्टम। अभी साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग अलग है ना। केमिस्ट्री में एनीथिंग ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, एनीथिंग ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और फिजिक्स में वो वॉल्यूम की टर्म में, आपने में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो आप देखेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं वहां, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या जो फोर्स है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। खैर, केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप किसी मेथड से करें, बस आंसर सेलेक्ट करते समय साइन का ध्यान रखिए, है ना। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या बेटा, Q प्लस W। इसका मतलब है कि इफ Q हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंड ऑल्सो इफ W वर्क इज डन, प्लस लगाए, W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, मीन्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय हीट एंड वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नाउ लिसन केयरफुली, ये है आपका डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, राइट। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्यों? केटीजी पे चलो, केटीजी पे चलो। केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बताया गया है कि आइडियल गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते हैं। प्रेशर गया और वॉल्यूम इतना कम है कि नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम गया, हमारे पास तीन वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। फोर्स नहीं है, प्रेशर गया, टेम्परेचर नहीं है ना, टेम्परेचर आई मीन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम गया, सिर्फ क्या बचा, टेम्परेचर। तो आइडियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है, अगर यही आपका रियल गैस होता तो द इंटरनल एनर्जी कुड हैव बीन द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ऑल थ्री, क्योंकि वैन डर वाल इक्वेशन ऑपरेशन में आ जाएगी। लेकिन आइडियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, क्योंकि वहां फोर्स और वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया गया है। अब सुनिएगा, अगर ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन है और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी है, मतलब टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट बना हुआ है,
तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो फिर डेल्टा यू इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो देयरफॉर अगर डेल्टा यू जीरो है तो जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हमें इसका मीनिंग समझना है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अभी के लिए आप दो बातें थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि फ्लॉट की जो इक्वेशन मैंने बताई है उसका मीनिंग क्या है, और दूसरा प्लस और माइनस साइन जो हीट या वर्क के आसपास आ रहे हैं उनका क्या मीनिंग है। प्लस पॉजिटिव यानी ऑन द सिस्टम, माइनस नेगेटिव यानी अवे फ्रॉम द सिस्टम। सिंपल, ये मैं लिखवा दूंगा। तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का क्या मीनिंग है, देखिए क्लियरली हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अगर मान लो किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर यहां इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, डेल्टा टी तो जीरो है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करना है तो हीट का होगा क्या, बोलिए, वो हीट क्या करेगी, कहीं तो कंपनसेट होगी, एक एनर्जी आई है वो दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तो हीट के आगे प्लस लगा है और W के आगे माइनस, इसका मतलब है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस मतलब बाय द सिस्टम। देखिए क्लियरली इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सुनिए, जैसे मान लो, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह एक पिस्टन है, इसमें हमने एक आइडियल गैस फिल की हुई है, लेट अस कंसीडर एक मूवेबल पिस्टन है और ये वॉल्व कंडक्टिंग है, गॉट इट। अब अगर आपने सपोज यहाँ पे P एक्सटर्नल प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम में पिस्टन होगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बैलेंस्ड स्टेट में है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो ये पिस्टन नीचे मूव करना शुरू करेगा और आप क्या कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल को आपने P इंटरनल से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, कंप्रेशन वर्क होने लगेगा कि नहीं, कंप्रेशन वर्क होने लगेगा, ये गैस कंप्रेस होगी, ठीक है। तो ये कंप्रेशन वर्क डन यानी क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। एनीथिंग ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वर्क किया तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करके मान लीजिए यहाँ आ गया, बाद में फाइनल पिस्टन की पोजीशन ये है, तो आपने क्या किया बेटा, वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया। अब जितने गैस के मोल्स इतने वॉल्यूम में थे अब वो यहाँ आ गए, तो क्या होगा, इनके बीच कॉलिजन बढ़ेगा कि नहीं, मॉलिक्यूल्स को स्पेस कम दोगे, वॉल्यूम कम दोगे तो इफेक्टिव रेट कॉलिजन बढ़ेगा। अगर उतनी ही गैस इतने वॉल्यूम में है तो कॉलिजन की रेट, और कम वॉल्यूम में है तो कॉलिजन की रेट का डिफरेंस आप समझ सकते हो। कॉलिजन बढ़ेगा तो हीट डेवलप होगा, तो हीट आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, इसलिए वॉल कंडक्टिंग लेना है। तो जो हीट डेवलप होगी दैट विल बी अलाउड टू लीव द सिस्टम, एंड दिस इज व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस मीन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कंटेनर की वॉल को कंडक्टिंग दिया जाता है, कंटेनर की वॉल को कंडक्टिंग देते हैं, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का बेटा मतलब है, गॉट इट। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ये कैसे होती है मैंने बताया। यहां आपने क्या किया, W पॉजिटिव लिया है, देखो इस डायग्राम में W पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो तो W पॉजिटिव है, तो देखो हीट सिस्टम को छोड़ के जा रही है तो हीट नेगेटिव हो गया। और अगर यही आप उल्टा कराते, जैसे मान लो ये सपोज ये गैस है, आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के अंदर हीट एंटर करवा रहे हो, क्यू हीट अंदर जा रही है, तो क्यू हीट अगर अंदर जाएगी तो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करेगी या इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, लेकिन ना तो हमें टेम्परेचर बदलने देना है ना इंटरनल एनर्जी बदलने देना है। तो इसका मतलब ये हीट जाके करेगी क्या भाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, तो हीट जाके क्या करेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, जितनी हीट सिस्टम में आई
उतना सिस्टम से वर्क करवा लिया जाएगा, तो ही जितनी हीट आई उतना ही वर्क करवा लिया गया तो ही ये जीरो होगा। समझ गए कि नहीं? तो ही ये जीरो होगा। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस मतलब बाय द सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया आपको? तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको ऑपरेट करने के लिए कंडक्टर की वॉल को जो सिस्टम की वॉल है वो हमेशा कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर ये इंसुलेटेड ले ली तो हो गया काम, फिर हीट अंदर बाहर कैसे होगा? फिर तो आप आइसोथर्मल को ड्रीम देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो ये ड्रॉ कर लो बेटा। इसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूं और बातें थोड़ी। एक्चुअली प्रोसेस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तब आएगा जब आप सारे थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझ जाओगे। जैसे जैसे इस चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे और आपको इंटरेस्ट आएगा। आप सुनिएगा, फॉर एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं? अब आप देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और एन नंबर ऑफ गैस के मोल्स भी हमने कांस्टेंट लिए हुए हैं। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो बॉयल्स लॉ आ जाएगा यहाँ से, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी इक्वल टू के। एंड अगर पी और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, पी और वी के बीच में मान लो प्रेशर मैंने यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पे और वी को यहाँ ले लिया, तो इफ y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा। समझ रहे हो कि नहीं? कांस्टेंट p, ये आपका जो है ग्राफ, p इंटू वी कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कीजिए, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ले लिया p और v और यहाँ पे ले लिया p और v, इन पे कहीं भी इंटू करो आपको वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। तो ये पीवी कर्व है। अच्छा, अगर पीवी इक्वल टू के है, अब ये तो आपका ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। रिवर्सिबल, मैं मीनिंग समझाऊंगा अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मीनिंग है। ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। अब इसमें हम अगर स्लोप निकालना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मालूम है आपको, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा, दैट विल बी dp by dv। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म sh p इंटू dv by v है ना। आप क्या करिए, v के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो v का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नाउ फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए dp by dv और सेकंड टर्म को sh रखिए इक्वल टू आपके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये तो 1 आ गया है ना। v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? v के रिस्पेक्ट में 1। तो p प्लस dp बाय dv इंटू v इक्वल टू 0, या फिर क्या आ जाएगा यहाँ से dp बाय dv इंटू v इक्वल टू माइनस p आएगा, या dp बाय dv और dp बाय dv इक्वल टू माइनस पी बाई वी, मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है कि नहीं? तो इसका स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? पी बाई वी माइनस पी बाई वी। तो आइसोथर्मल जो कर्व होते हैं, उस आइसोथर्मल कर्व में जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का वो आएगा माइनस पी बाई वी। तो डिफरेंशिएट करके हमने उसका स्लोप फाइंड कर लिया बेटा। ठीक, आ गया समझ? नोट कर लीजिए। ये तो पूरे कांस्टेंट। तो Boyle's law holds good for isothermal process and slope of the curve क्या आ जाएगा? बताइए, what will be the slope of the curve? It will be minus p by v। तो नेगेटिव स्लोप है, आप देख ही रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लीजिए कैसा आ रहा है। ठीक, चलिए ओके। तो अब हम मान लें यहाँ पे ग्राफ में थोड़ी और बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सपोज ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ दिया हुआ है हाँ? और एक और ये पीवी कर्व है, पीवी कर्व। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ अगर है तो इसका मतलब पीवी कांस्टेंट होना चाहिए।
PV इक्वल टू K आना चाहिए, है ना, तभी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर ये फॉलो करता है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो फॉर आइसोथर्मल, ये अभी फिर बता दूं, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, अभी रिवर्सिबल इरिवर्सल प्रोसेस हम समझेंगे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट PV इक्वल टू K, बॉयल्स लॉ विल होल्ड गुड, ओके। यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है, बोलो, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से डेल्टा T आपका हो गया 0। और सुनिए, अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U2 है, तो आप कहोगे साहब कि U1 इक्वल टू U2, क्योंकि अगर ये आइडियल गैस का ग्राफ है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये अगर मान लीजिए ये इस टाइप से प्रोसेस चल रही है, तो हम इसे कहेंगे ग्राफ फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ये आपका यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर आपका P2 है, P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है, P2 प्रेशर पे मान लीजिए वॉल्यूम V2, तो आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी मैं इस ग्राफ पे आपको बहुत सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो इस ग्राफ पे तो हम इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी बातें एक सिंगल ग्राफ पे की जा सकती हैं। चलिए वो हम आगे चल के देखेंगे। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब और देखिए यहां पे अगर मान लो दो आइसोथर्मल प्रोसेस का कंपैरिजन देखा जाए, PV कर्व हम बनाएं और इसमें दोनों की दोनों प्रोसेस, मान लीजिए ये दोनों की दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल ही, ये पहले से बता दिया गया है, बोथ द प्रोसेस आर आइसोथर्मल। अब सुनिएगा, यहाँ टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है और यहाँ T4 है। अब हम इसमें बातें करते हैं। यहाँ पे आपको पहले ही कंडीशन दे दी गई है, बोथ प्रोसेस A से B का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये CD मान लीजिए, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, बोथ A to B is also isothermal expansion but at different temperature, and C to D is also an isothermal process but at different temperature. So both are given both are reversible isothermal expansion, ये दिया हुआ है। तो A, इस प्रोसेस का नेम लिख दें, यहाँ पे हम ले लेते हैं A, T1, टेम्परेचर T1, A से B जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, ये आपका प्रोसेस CD है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है और यहाँ टेम्परेचर T4, समझिए। तो T1 T2 जान के ऐसे लिख के दिया जाता है, वैसे अगर आइसोथर्मल लिखा है तो T1 इक्वल टू T2 ही होगा। अब सुनो, यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ T1 इक्वल टू T2 आएगा, T1 इक्वल टू T2, तो T1 इक्वल टू T2 है, तो इसका मतलब डेल्टा T ऑफ AB प्रोसेस 0 होगा, डेल्टा T ऑफ AB प्रोसेस 0 होगा। और सुनिए, T3 इक्वल टू T4 है, तो आप ये भी कह सकते हो देयरफॉर डेल्टा T ऑफ CD प्रोसेस भी 0 है। इसका एक और मतलब निकाला जा सकता है, IIT में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसका एक और मतलब निकाला जा सकता है कि डेल्टा UAB इक्वल टू डेल्टा UCD इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेस, कंडीशन अप्लाइड फॉर आइडियल गैसेस, डेल्टा UAB इक्वल टू डेल्टा UCD हो जाएगा। और अगर आपसे वर्क पूछा जाए, वर्क पूछा जाए तो मॉड W, मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एक्सपेंशन वर्क है और एक्सपेंशन जब आएगा तो सिस्टम वर्क करेगा,
और सिस्टम जब वर्क करता है तो नेगेटिव होता है। तो मॉड लगा दिया मैंने, सिर्फ हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। WAB विल बी ग्रेटर देन WCD। इस ग्राफ पे वर्क P इंटू V वर्क होता है, तो इस ग्राफ में वर्क क्या होगा, एरिया ऑफ, मान लो यहां से यहां तक का जो एरिया होगा वही तो वर्क हो जाएगा बेटा। और इस ग्राफ में इसका जो एरिया होगा, ये जो देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि AB कर्व के नीचे का एरिया ज्यादा है। तो अगर एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ज्यादा है। तो मॉड WAB ग्रेटर देन मॉड WCD, वर्क डन ज्यादा है। इसमें बहुत बातें कर सकते हैं, आगे जब मैं और आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझा दूंगा तो इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। अभी काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, सबकी बातें कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये इतना ही देखेंगे क्योंकि इतनी ही बातें हमें टर्म्स पता हैं। ठीक है, तो ये हमने दो आइसोथर्मल। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ध्यान से देखिएगा। T1 इक्वल टू T2 है, दैट इज ट्रू। T1 इक्वल टू T2 है, बट ये ग्रेटर देन होगा T3 इक्वल टू T4 से। बोलो सही है गलत है? कैसे पकड़ा, देखिए। जैसे ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, अलग टेम्परेचर पे, ये अलग टेम्परेचर। मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस T2 टेम्परेचर पे है। अब आपको पता करना है कि T1 T2 में क्या रिलेशन है। तो आप क्या करो, कोई एक पॉइंट ले, कोई एक पॉइंट, वहां पे सपोज मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, किसी पॉइंट पे डिफाइन कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर वेरीफाई करो। ये टेम्परेचर T1 पे प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T2 पे प्रेशर P2 है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि P1 ग्रेटर देन P2 है। क्या कहते हो? साफ साफ दिख रहा है कि P1 ग्रेटर देन P2 है। और टेम्परेचर प्रेशर में क्या रिलेशन है, PV इक्वल टू nRT से अगर n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट कर दिया तो P प्रोपोर्शनल टू T है कि नहीं। तो अगर प्रेशर ज्यादा, P1 ज्यादा है, इसका मतलब T1 ज्यादा है। एक और तरीका है इसको सीखने का, देखो। जैसे दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को एक पॉइंट पे कांस्टेंट बना देते हैं, प्रेशर को। तो ये मान लो T1 टेम्परेचर का ग्राफ है और ये T2 टेम्परेचर का ग्राफ है। तो ये देखिए, ये T1 वाला V1 है और ये T2 वाला V2 है। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, दोनों तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लो। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो कि PV इक्वल टू nRT इक्वेशन से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर तो नहीं, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। सॉरी, जस्ट हमें प्रेशर को तो कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हमें कौन सा रिलेशन चाहिए बेटा? P कांस्टेंट है, P तो मैंने P कांस्टेंट लिया हुआ है, यहाँ V कांस्टेंट लिया था, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब सीधा हो गया, इसका मतलब यहाँ P1 ग्रेटर देन P2 था, तो इसका मतलब देयरफॉर T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। और यहाँ देखो V1 ग्रेटर देन V2 है, तो इसका ही मतलब हुआ कि T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट करें। तो इसका एक और मतलब हम निकाल सकते हैं, देखो मतलब निकलते जा रहे हैं इसमें। इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं और वो ये है कि डेल्टा टी AB विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी CD। क्या कहते हैं? क्योंकि बेटा क्या ये ठीक है कि गलत है? डेल्टा टी AB और डेल्टा टी CD में क्या रिलेशन होगा? गलत है, इक्वल टू 0 है। चेंज इन टेम्परेचर तो 0 ही है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर तो 0 ही है। हाँ, इस ग्राफ में जैसे सिर्फ T1 T2 बोला जाए तो ये कह सकते हो कि T1 माइनस T2 ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या कहते हो? लेकिन डेल्टा TAB माइनस डेल्टा TCD इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई जी? समझ लीजिए अच्छे से। तो ये हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का देखा है, जिसमें हमने एक प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। हालांकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स मुझे इसमें बताने हैं, बट वो थोड़ा आगे चल के जब थर्मोडायनेमिक्स का फील आने लगेगा आपको, तो मैं और आपको ग्राफिकल स्टडी सिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ शॉर्ट में प्रोसेस का मतलब समझेंगे कि प्रोसेस है क्या। जेईई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन आसानी से बना देता है उसमें। आप उठाइए पेपर, अभी रिसेंट क्वेश्चंस देखिए, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लो बेटा। हाँ,
नेक्स्ट मीटिंग में हम और जो वेरियस प्रोसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन फिर प्रोसेस के बाद हम इंटरनल एनर्जी पे डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, राइट। और ग्राफ को और प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यू कैन नॉट मेमोराइज दीज थिंग्स, राइट। आप मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।